मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक मेरे घर में बच्चे की कोई किलकारियां नहीं गूंजी थीं। शादी के 6 साल बाद हमने अपना इलाज भी करवाया, पर कोई खुशखबरी नहीं मिली। अपनी यह हालत देखकर कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता कि कहीं मैं बांझ तो नहीं हूं। खैर, अब तो जो था वह था। काफी इलाज के बाद जब हमें कोई परिणाम नहीं मिला, तो डॉक्टर ने हमें आईवीएफ की सलाह दी। प्राइवेट करवाने में खर्चा बहुत था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम आईवीएफ करवा सके। इसलिए एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ेगा। मैं अपने पति को विदेश जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके जाने के बाद मैं अकेली हो जाती। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और मेरे सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मैं अपने पति के साथ अकेली रहती थी। वह तो भगवान का शुक्र था कि हमारा शहर में खुद का घर था। उनके जाने के बाद मैं घर में एकदम अकेली हो जाती, लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान को क्या कुछ करने को मजबूर नहीं कर देती। मजबूरन पैसों के लिए मेरे पति को अपना देश छोड़कर विदेश जाना ही पड़ा। वह तो आस पड़ोस के लोग अच्छे थे, जिनकी वजह से मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता था, और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो पड़ोसी मेरी मदद भी करते थे। मेरे पति का नाम विक्रम था। विक्रम को विदेश गए हुए 2 से 3 महीने गुजर गए थे। एक दिन अचानक मेरी बड़ी बहन का फोन आया। मेरी बड़ी बहन मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी। उनके बच्चे लगभग मेरे ही उम्र के थे। उन्होंने मुझे कहा कि उनका बेटा संजय पढ़ाई के लिए तुम्हारे ही शहर जा रहा है। लोगों ने हॉस्टल में रहने की सलाह दी, पर मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई ऐतराज ना हो तो मेरे बेटे संजय को तुम अपने पास रख लो, क्योंकि हॉस्टल का खर्चा भी ज्यादा है और हॉस्टल में रहने से बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। अगर तुम्हारे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, और तुम तो उसकी मौसी हो और मौसी तो माँ के समान होती है। वह तुम्हारे साथ रहेगा तो मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी। संजय के आने की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन अब मुझे अपने पति के इजाज़त की ज़रूरत थी। जब यह बात मैंने विक्रम को बताई तो उन्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो कहा कि तुम अकेले रहती हो, संजय आजा तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और मैं भी सुकून से यहाँ पर काम कर पाऊंगा। जब मुझे विक्रम की तरफ से इजाज़त मिल गई तो ये बात मैंने अपनी बहन को बताई, तो वह भी बहुत खुश हुई थी। अगले 10 दिनों के बाद संजय हमारे साथ रहने आ गया। संजय के आ जाने से मुझे घर में अच्छा लगने लगा, नहीं तो विक्रम के जाने के बाद ये पूरा घर मुझे काटने को दौड़ता था। संजय बहुत अच्छा था, वह मेरा बहुत ख्याल करता। कभी कभी जब मेरी तबीयत खराब हो जाती तो कहता, मौसी तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आराम करो और वह घर का सारा काम कर लेगा। उस दिन से संजय हर रात को मुझे चॉकलेट का दूध बनाकर देता। मैं दूध पीती और सो जाती, और जब सुबह सोकर उठती तो मुझे बहुत सुकून मिलता। संजय की तारीफ करते हुए मैं हंसकर कहती, संजय तुम बहुत अच्छा दूध बनाते हो, मुझे बहुत अच्छी नींद आई है और सुबह को फ्रेश फ्रेश लगता है। इस बात पर हंसते हुए संजय कहता, मौसी यह मेरे हाथों का जादू है, मैं आपके लिए इतने प्यार से दूध बनाता हूँ कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। उसकी इस बात पर मैं हंसते हुए कहती, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी शादी जिस भी लड़की से होगी वह बहुत खुशनसीब होगी, क्योंकि तुम उसका बहुत ख्याल रखोगे। यही कहकर हम दोनों हंसने लगे। संजय और मैं ढेर सारी बातें करते। संजय अपने कॉलेज की बातें करता और मैं उसकी बातों पर खूब हंसती। वह मुझे कहता, मौसी तुम मेरी मौसी से ज्यादा मेरी दोस्त लगती हो। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। संजय घर पर नहीं था, इसीलिए मुझे अकेले ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के पास जाने के बाद जो बात मुझे पता चली उसे सुनकर तो मेरी आत्मा कांप गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर के मुंह से प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मैं हक्का बक्का से खड़ी रह गई थी कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर ने मेरे सामने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट रखते हुए कहा, क्यों, अभी तक तो आप इसी चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही थी, और जब प्रेग्नेंट हो गई है तो आप भगवान का शुक्र करने की बजाय परेशान हो रही है। अपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर मैं बावली सी खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि शादी के इतने दोनों बाद मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। रिपोर्ट देखकर उसे वक्त मैंने डॉक्टर से कुछ कहा नहीं, और रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल आई, लेकिन मेरे आंखों में आंसू बह रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और संजय के अलावा इस घर में तीसरा और कोई नहीं था। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई,
ये सब सुनकर ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग संजय की तरफ जा रहा था। फिर भी मेरा दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि संजय मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वह तो मेरी सगी बहन का बेटा था, पर हकीकत तो मेरे सामने थी। यही सब सोच विचार करके किसी तरह मैं अपने घर पहुंच गई। घर आते आते शाम हो गई थी। संजय घर पर आ गया था। मैंने दरवाजे का डोर बेल बजाया तो संजय ने दरवाजा खोला था। संजय मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, मौसी कहाँ चली गई थी? मैं आपके लिए कब से परेशान था। फोन लगा रहा था तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ बता रही थी। मैं घर के अंदर आई तो वह मेरे पीछे पीछे आता हुआ ये सारी बातें कह रहा था। उसने मुझे पानी और चाय के बारे में पूछा, पर मैंने उसके एक भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह मुझे एक आंख भी नहीं भा रहा था। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। संजय ने कहा, मौसी आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। यही कहते हुए मैं अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को अलमारी में रख दिया और अपने वजूद को लेकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, क्योंकि संजय मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बहन का बेटा। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और संजय की माँ सबसे बड़ी बहन थी। जब संजय की माँ की शादी हुई तो उस वक्त मेरी उम्र लगभग 4 साल थी और संजय जब पैदा हुआ तो मैं 6 साल की थी। मुझे अपनी बहन की परवरिश पर बिल्कुल भी शक नहीं था। वह अपने बेटे संजय को ऐसी परवरिश दे ही नहीं सकती थी। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी उससे सारा शक संजय पर ही जाता था, क्योंकि मेरे और संजय के अलावा घर में कोई तीसरा था ही नहीं। मैं अपना सर अपने दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। यह सब सोचते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते सोच रही थी कि क्या सारे रिश्ते इतने मतलबी होते हैं कि हवस के आगे कुछ भी नजर नहीं आता। मैं उसकी मौसी थी, यानी कि माँ उसके माँ की सगी बहन, मतलब माँ जैसी ही हुई। वह कैसे मेरे बारे में ऐसा सोच सकता था? आखिर उसका दिल इस गुनाह के लिए राजी कैसे हुआ? मैं बस रोए जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह सब जानने के बाद मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, इसका अंदाजा कोई लगा भी नहीं सकता था। मुझे याद आने लगा कि जब वह बचपन में मेरी बड़ी बहन के साथ आता तो आते ही मेरी गोद में आ जाता और अपनी तोतली जुबान से मुझे मौसी कहने की कोशिश करता था। यहाँ आने के बाद उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि वह मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचो मैं गुम थी कि संजय मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर आ गया। मैंने देखा कि उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह मेरे लिए चॉकलेट का दूध बनाकर लाया था। वह बड़े नॉर्मल अंदाज में बेड पर आकर बैठ गया। उसके बेड पर बैठते ही मैं घबराकर खड़ी हो गई, जैसे ना जाने वह मेरे साथ क्या कर देगा। मेरी तरफ वह दूध का गिलास बढ़ाया। मैंने दूध का गिलास लेकर साइड टेबल पर रख दिया और सख्त लहजे में कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे नींद आ रही है। मेरा यह अंदाज देखकर जैसे वह थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, क्या बात है मौसी, आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? उसकी हरकत देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद ये मेरे सामने कैसे कैसे ड्रामे कर रहा है। उसकी हरकत देखकर मैंने सोचा कि मैं उसके मुंह पर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट फेंककर उसे थप्पड़ मारूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैंने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा, तुम जाओ, मैं सोना चाहती हूं। इतना कहने पर वह बेड से उठकर बाहर जाने लगा। जाते हुए उसने कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन दूध जरूर पीजिए, इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। फिर से दूध पीने को कह वह कमरे से बाहर निकल गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि यह दूध पिलाकर वह मेरे साथ आखिर कौन सा घिनौना खेल खेल रहा है। उसके जाते ही मैंने उसे दूध के गिलास को लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया और कमरे का लाइट बंद करके सो गई। पर मैं नींद में नहीं सोई थी। मुझे उस वक्त का इंतजार था कि संजय मेरे कमरे में आखिर कब आता है। पर 2 घंटा गुजर गया, संजय मेरे कमरे में नहीं आया और मुझे अब नींद भी सताने लगी थी। मुझे लगा कि शायद संजय को शक हो गया है कि मैं सोई नहीं हूं। मेरे साथ इतना कुछ हो जाने के बाद अब मैं चौकन्ना हो गई थी। अब मैं दोबारा ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी जिससे मेरे साथ कुछ भी गलत हो। अब मैंने सोच लिया था कि सुबह मैं उठकर संजय से कह दूंगी कि तुम अपने रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। ये सब सोचने के बाद मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और गहरी नींद में सो गई। पर सुबह जब मेरी आंख खुली
तो मेरे कमरे का दरवाज़ा बहुत तेज़ धड़काए जा रहा था। मैं घबराकर उठी और अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने संजय को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने गुस्से में कहा, आपने दरवाज़ा क्यों लॉक किया था? उसका मुझ पर हुक्म जमाकर मुझे यूं पूछना मुझे तबाह करके रख दिया था। वह होता कौन है? मुझे इस लहजे में बात करने वाला। उसे तकलीफ इस बात की थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। जो गुनाह वह मेरे साथ करने वाला था, शायद उसकी तलब न पूरी होने पर वह मुझसे इस तरह से बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझे यह पूछने वाले? मेरे बुलंद और सख्त लहजे पर वह कुछ हैरान हुआ था और फिर नरम लहजे से बोला, रात में आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहा था, पर जब आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं परेशान होकर दरवाज़ा पीटने लगा कि कहीं आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ना खराब हो गई हो। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही कहते हुए मैं अपने कमरे से निकली और अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में मेरी ही उम्र की मेरी एक सहेली रहती थी। मैं उससे अपने माँ की सारी बातें शेयर कर द, पर यह बात मैं उससे कैसे बता सकती थी? पर मेरी मजबूरी थी। मुझे किसी को तो अपने अबॉर्शन के लिए साथ ले जाना था, क्योंकि मेरे पति विक्रम अगले ही महीने आने वाले थे और अगर मेरी प्रेगनेंसी ज्यादा दिन की हो जाती तो मेरा अबॉर्शन भी नहीं हो सकता था। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अबॉर्शन करवाना था। मैंने अपनी सहेली को अपने प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई। सोचा कि अस्पताल जाकर बताऊंगी। मैंने उससे कहा, मेरी कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसने कहा, ठीक है। उस दिन मैं पूरा ही दिन अपनी सहेली के घर पर ही रुक गई। वहीं पर खाना खाया और आराम भी किया। मैंने अपनी सहेली से झूठ बोला कि संजय घर पर नहीं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और संजय भी घर पर नहीं। यह सब जानने के बाद उसने खुद ही मुझे अपने घर पर रोक लिया था। अगले ही दिन हम दोनों डॉक्टर के पास जाने वाले थे, पर जब मैं उधर से अपने घर आई तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैंने देखा घर पर मेरे पति विक्रम आए हुए थे। वह मुझे देखते ही मुझे अपने गले से लगा लिए और कहने लगे, अब बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। कहाँ पर थी तुम? उनसे लिपट कर मैं फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि अब मेरा अबॉर्शन कैसे होगा। विक्रम ने मुझे कहा, तुम रो क्यों रही हो? अब मैं आ गया हूँ। मैं आने वाला था अगले महीने, पर मैं अभी ही आ गया क्योंकि अचानक मेरी छुट्टी हो गई थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। उस वक्त मैंने अपने अंदर छुपे हुए दर्द को किसी तरह संभाला और ना चाहते हुए भी विक्रम के साथ मुस्कुराई। मैंने किसी तरह रात का खाना बनाया। खाना खाने के बाद संजय अपने कमरे में सोने चला गया और मैं और विक्रम अपने कमरे में आ गए। विक्रम बहुत थके हुए थे। वह थोड़ी बहुत मुझसे बातें की और फिर सो गए, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं इसी सोच विचार में थी कि कल मैं अबॉर्शन के लिए कैसे जाऊंगी, कल क्या किसी भी दिन कैसे कराऊंगा। सच्चाई पता चल गई तो मेरा घर टूटकर बिखर जाएगा। यही सब सोचते हुए कब सुबह हो गई पता नहीं चला। मैंने देखा विक्रम सोए हुए थे। मैं कमरे से बाहर सोफे पर जाकर बैठ गई। मैंने देखा संजय अपने लिए चाय बना रहा था। वह किचन से आया और मुस्कुराकर बोला, कैसा लगा आपको विक्रम मौसा का सरप्राइज? मैंने उससे गुस्से और नफरत से देखते हुए कहा, किस कदर गिरे और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदा कहाँ से लाते हो? शर्म नहीं आई तुम्हें? एक तरफ मौसी कहते हो और दूसरी तरफ मैं। ये सब सोच सोच कर पागल हो चुकी थी, इसलिए बिना सोचे समझे मेरे जबान में जो आया मैंने कह दिया, और वह था कि अभी भी मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। कहने लगा, मौसी क्या कह रही है आप? मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। मैंने ऐसा भी क्या किया है कि आप मुझसे इस तरह बातें कर रही हैं? मैंने उसे गुस्से से देखा और अपने कमरे में चली गई तो देखा विक्रम अभी भी सो रहे थे। मैंने गुस्से से रिपोर्ट निकाली और संजय के पास चली गई। संजय वहीं पर खड़ा था। मैंने गुस्से से वह रिपोर्ट संजय के मुंह पर फेंक दी। मैंने कहा, यह पढ़ो और अपना मनहूस चेहरा लेकर विक्रम के उठने से पहले यहां से दफा हो जाओ। मैं गुस्से से दबे लहजे में बोल रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि विक्रम को इस बात की भनक भी पड़े। संजय ने वह रिपोर्ट उठाकर जैसे ही पढ़ा उसके चेहरे की रंगत उड़ गई।
इससे पहले कि वह कुछ बोलता तभी वहां पर विक्रम आ गए और सीधा संजय के पास गए और उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर पढ़ने लगे। विक्रम को रिपोर्ट पढ़ते देख मैं घबरा गई और सोचने लगी कि अब तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। यह सब जानने के बाद विक्रम मुझे छोड़ देंगे। यही सब सोचते सोचते कब मैं गिरकर बेहोश हो गई, पता नहीं चला, और जब होश आया तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। मैं बेड पर लेटी हुई थी और विक्रम बड़े गौर से मुझे देख रहे थे। संजय भी वहीं पर खड़ा था। विक्रम को देखते ही मैं रोते हुए कहने लगी, विक्रम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। संजय दूध में मुझे नींद की गोलियां देता था। भगवान के लिए मुझे छोड़िएगा मत, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर विक्रम मेरे पास आए और मुझे गले से लगा लिया और कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट फिर से करवाए, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारे रिपोर्ट के साथ बदल गई थी ना। तुम गुनहगार हो और ना ही संजय ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। संजय तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। संजय की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो मैंने देखा वह रो रहा था। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, मौसी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ। मुझे अपनी माँ और आप में कभी कोई फर्क नजर नहीं आया। मैंने आज तक किसी लड़की को नजर तक उठाकर नहीं देखा है, तो आप मेरी माँ समान हैं। वह रो रो कर सारी बातें कह रहा था। डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की वजह से रिपोर्ट की अदला बदली ने मुझे अपने भांजे के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मैंने तो अपने भांजे के खिलाफ ही सोच लिया था। दोस्तों, क्या मैंने अपने भांजे के साथ जो भी किया वह सही क्या था या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक